हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ड्रेनेज क्लास 9th ज्योग्राफी। ड्रेनेज नाम से ही क्या लग रहा है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ड्रेनेज से जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है ड्रेन्स, जो हम अक्सर ही अपने घर के आसपास अपने नेबरहुड में देखते रहते हैं। तो क्या इस लेसन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं? नॉट रियली। हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम्स के बारे में, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है इसे ब्रॉडली कहा जाता है रिवर सिस्टम्स को। तो हम आज पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में, द रिवर्स ऑफ इंडिया। बट उससे पहले मैं एक कन्फ्यूजन क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो ड्रेन्स वर्ड आपके दिमाग में आया था, क्या ये ड्रेन्स कहीं ना कहीं रिवर से रिलेटेड है? बिल्कुल है। ड्रेन्स का काम क्या होता है? ये जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं ना, इनको कैरी करते हैं और इनको ले जा करके जो बड़े सा वाटर बॉडी होता है, चाहे वो रिवर हो, तालाब हो, नदी हो, उनमें जाके डाल देता है। ठीक है, तो उस तरह से एक लिंक तो है ही, राइट। और यहाँ पर मैं एक दूसरा डाउट भी क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है ना ड्रेन्स मतलब वेस्ट वाटर, गंदा पानी, राइट। बट ऐसा है नहीं। दो तरह के सिस्टम्स की हम बात करते हैं। एक होता है ड्रेनेज सिस्टम, जिसके अंदर ड्रेन्स जो है वो एक्सेस वाटर को कैरी करके बड़े वाटर बॉडीज तक ले जाते हैं। दूसरा होता है सुवेज सिस्टम, जिसके अंदर वेस्ट वाटर कैरी होता है, यानी कि जो पानी हमारे बाथरूम वगैरह से आता है, द यूज्ड वाटर, यूज्ड वेस्ट वाटर, वो जाता है सुवेज सिस्टम के थ्रू और वो पहले ट्रीटमेंट होती है उस पानी की, फिर जब वो साफ हो जाता है तब उन्हें डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडी में। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन ज़रूरी था ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, ग्रामर, मोटिवेशनल वीडियोज़, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अ लॉट मोर वीडियोज़ देख सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, होता है रिवर सिस्टम्स। रिवर्स की जब भी हम बात करते हैं तो एक बहुत बेसिक चीज़ जो हम सभी को पता है वो ये है कि छोटी छोटी लहरें, धाराएं सब जाके थोड़े बड़े नदियों में मिलती हैं, और ये जो बड़ी नदियाँ होती हैं ये फाइनली जा कर के समुंदर में मिलती हैं, राइट। ये बेसिकली दिस इज़ हाउ द एंटायर रिवर सिस्टम वर्क्स। तो अब जब हम ड्रेनेज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। जैसे पहला तो ड्रेनेज बेसिन। इसका मतलब क्या होता है? बेसिन का क्या मतलब होता है? नॉर्मली हम सबके घर में बेसिन होता है, राइट। वॉश बेसिन, राइट, जिसमें हम हाथ वगैरह धोते हैं या फिर बर्तन वगैरह भी धोते हैं, करेक्ट। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो भी पानी है वो पानी को कलेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे बर्तन वगैरह धो सकते हो या अपना हाथ भी धो सकते हो, राइट। ठीक उसी तरह से जो ड्रेनेज बेसिन होता है, ये क्या होता है कि जिन भी एरियाज से कोई रिवर पार होता है और वहाँ पे एक बड़े से गड्ढे में खूब सारा उस रिवर का पानी स्टोर्ड होता है, उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन, उस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम का। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम बात करें गंगा की, गंगा जो है काफ़ी सारे स्टेट से बहती हुई फाइनली जाके समुद्र में मिलती है। तो अब ये जितने स्टेट से ये क्रॉस करती है वहाँ पर इसका ड्रेनेज बेसिन होता है, एज इन वहाँ पर ये नदी पाई जाती है जहाँ पर इसका बड़ा सारा एक गड्ढे में खूब सारा पानी होता है गंगा का, एंड दैट्स ड्रेनेज बेसिन। अब दूसरा सवाल कि यार गंगा में भी वही पानी है, इंदस में भी वही पानी है, ब्रह्मपुत्र में भी वही पानी है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई ये वाला पानी जो है ये गंगा का है या ये वाला इंदस का है, राइट। तो हम ये जो ड्रेनेज बेसिन्स जो है इनको डिवाइड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट वाटर डिवाइड का। तो वाटर डिवाइड एक अपलैंड होता है या फिर कोई भी माउंटेनियस एरिया, मतलब जो जो समतल भूमि है उससे थोड़ी ज़्यादा हाइट पे हो, तो एक पहाड़ टाइप की चीज़ जो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। जो अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ड्रेनेज पैटर्न्स। अब ये जो नदियाँ बहती हैं तो इनका अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है, मतलब सारी नदियाँ एक ही पैटर्न से नहीं बहती हैं, सबका अपना अपना पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स। तो ड्रेनेज पैटर्न्स कुछ 4 तरह के होते हैं, और ये किस बेसिस पे इन 4 तरहों के होते हैं? इसके लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला है क्लाइमेट, दूसरा है स्लोप ऑफ द लैंड, यानी कि जिस लैंड के ऊपर वो नदी बह रही है उसका स्लोप कैसा है, उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नदी कैसे बहेगी, राइट।
और तीसरा है अंडरलाइंग बेड रॉक का स्ट्रक्चर, यानी कि जिस लैंड के ऊपर वो बह रही है उसके नीचे जो पत्थर है वो रॉक किस टाइप का है, मतलब बिल्कुल हार्ड रॉक है या फिर सॉफ्ट रॉक्स हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि भाई नदी का बहाव कैसा रहेगा। तो इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हम ड्रेनेज पैटर्न्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। तो चलिए इन चारों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि जो रिवर है वो अपने टेरेन का स्लोप को बस फॉलो करती रहती है। तो रिवर फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, जिस लैंड के ऊपर वो बह रही है उस लैंड का जो भी स्लोप है ना, ये बस उसको फॉलो करती रहती है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाती है। ठीक है, तो स्लोप जैसा भी है, ज़्यादा है, कम है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जो भी है, नदी उसी हिसाब से बहती रहती है। तो अगर इसका हम टॉप व्यू देखते हैं ना, तो ये जो पैटर्न है, ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये बिल्कुल एक ट्री के ब्रांचेस के जैसा दिखता है। जैसे ऐसे एक ब्रांच निकली, ऐसे ब्रांच, वहाँ से फिर से ब्रांचेस, फिर वहाँ से ब्रांचेस, तो एक ऐसा सा पैटर्न दिखता है। अगर आप इस नाम पे गौर करो, डेंड्राइटिक, ये कोई दूसरे नाम से मिलता जुलता लग रहा है क्या? सोच के देखो थोड़ा सा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा डेंड्राइट्स, याद है? जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते थे, नर्व सेल्स, तो वहाँ पे हमने डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा था। और अगर आपको याद हो कि वो भी कुछ कुछ इसी टाइप का देखने में होता था, तो अगर आप उस इमेज को याद करो और इस इमेज को देखो तो आप दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे, इजंट इट? तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पर हमें ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। एक तो है इंदस, एक है गोदावरी, महानदी, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जहां पर डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। अगला है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि एक नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो सहायक नदियां जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ट्रिब्यूटरीज छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़े नदी से जा कर के मिलती हैं। जैसे अगर हम गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र इनकी बात करें तो ये बड़ी नदियां हैं, बट इनकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। जैसे मान लो चेनाब, ये एक सहायक नदी, एक छोटी सी नदी है जो जाके एक बड़ी नदी में मिलती हैं, राइट? तो इस तरह से हर बड़े नदी की बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि ये जितनी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी मेन रिवर के पैरेलल फ्लो करती है। अगर मेन रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ट्रिब्यूटरीज भी ऐसे फ्लो करती हैं, और उसके बाद वो राइट एंगल्स पे मेन रिवर को जाके मिलती है। यानी कि ये मेन रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है, पैरेलल जाती है और उसके बाद ऐसे राइट एंगल्स में जाके उससे मिलती है। तो इस तरह का पैटर्न होता है ट्रेलिस में। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न वैसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर जो ज़मीन के नीचे रॉक्स हैं वहाँ पे हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स दोनों ही पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पर हम ये ट्रेलिस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। नाम से ही पता चल रहा है कि यार इसमें क्या होगा। रेक्टेंगल कैसा दिखता है? रेक्टेंगल 4 भुजाओं वाला, राइट? 4 साइड्स वाला रेक्टेंगल। कुछ कुछ ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है। मतलब अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मोर और लेस एक रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ शेप बन रही है। तो इस तरह का पैटर्न हम जनरली वहाँ देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रॉकी टेरेन होता है, यानी कि बिल्कुल हार्ड रॉक्स से बिल्कुल हार्ड रॉकी टेरेन हो, वहाँ पर हम इस तरह का पैटर्न जनरली ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर को भी देखो तो यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से एक एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो नहीं बट लगभग रेक्टेंगल टाइप की शेप बनती है इस पैटर्न में। चौथा पैटर्न है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल जो वर्ड है ये कौन से वर्ड से आया है? रेडियस, मतलब कुछ सर्कल टाइप का होगा क्या पैटर्न? देखते हैं। तो इसमें होता ये है कि बीच में जो है ना, सेंटर में एक थोड़ा सा ऊंचा सा जगह होता है, यानी कि उसको आप एक डोम कह सकते हो। डोम की तरह एक थोड़ा सा ऊंचा सेंटर होता है, और वहाँ से जो है हर दिशा में, हर डायरेक्शन में स्ट्रीम्स बहती रहती हैं, नदियाँ बहती रहती हैं। तो ये आपको वो सर्कल वाला लुक देगा। सेंटर में ये ऊंचा सा जगह है और वहाँ से हर तरफ जो है इस तरह से नदियाँ बह रही हैं। तो इसीलिए इसका नाम है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक प्लेटो, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो चूंकि ये प्लेटो रीजन है तो ऑब्वियसली ये थोड़ी ऊंचाई पे है। प्लेटो समतल भूमि के प्लेन्स में नहीं होता है, राइट? ये माउंटेन्स से थोड़े नीचे होता है बट प्लेन से ऊपर होता है। तो ये जो अमरकंटक प्लेटो है वहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक सेंटर की तरह काम करता है, और यहाँ से काफ़ी सारी नदियाँ जो है निकलती हैं जो हर दिशा में जाती रहती हैं।
तो ये था हमारा फोर्थ ड्रेनेज पैटर्न। तो चलो भाई, ड्रेनेज के बेसिक्स तो हमें समझ आ गए, लगभग समझ आ गए। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमने नहीं पढ़ा, बट जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमें अब पता है। तो अब बात करते हैं हमारे देश के रिवर्स के बारे में। अगर मैप खोल के हम देखें तो इतनी सारी नदियां हैं कि मतलब एक एक करके सबके बारे में पढ़ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं इनको हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला कैटेगरी है हिमालयन रिवर्स और दूसरा कैटेगरी है पेनिनसुलर रिवर्स। नाम से ही आपने गेस कर लिया होगा कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, राइट। हिमालयन रिवर्स यानी कि वो हिमालय से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि वो जो है पेनिनसुलर प्लेटो रीजन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, राइट। तो अब एक मज़ेदार बात ये है कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में काफ़ी सारे अंतर हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। और देखा ये गया है कि जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर वे में बिहेव करते हैं, जितने पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर वे में बिहेव करते हैं। तो इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिफिकेशन है, हमें बड़ी आसानी से ये अलग अलग रिवर्स के बारे में जानने में मदद करता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स एक दूसरे से अलग है। तो हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं मोस्टली पेरेनियल। पेरेनियल मतलब इनमें पानी होता है थ्रू आउट द ईयर, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। वहीं अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ये मोस्टली सीजनल होते हैं, यानी कि कुछ सीज़न में इनमें पानी होता है और कुछ सीज़न में नहीं होता है या कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स जो होते हैं दे गेट वाटर फ्रॉम रेन, तो ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली जब रेनी सीजन होगा तो इनमें पानी अच्छी तरह से होगा, बट जब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही होगी तो ड्राई सीजन्स में इनमें पानी कम होगा। लेकिन जो हिमालयन रिवर्स होते हैं ये इन्हें रेनफॉल से भी पानी मिलता है और इन्हें मेल्टेड स्नो ऑफ माउंटेन से भी पानी मिलता है। क्योंकि हिमालयन रिवर्स कहाँ से आते हैं, वो हिमालय से आते हैं। तो जहाँ पे चूँकि हिमालय काफ़ी हाइट पे है तो वहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, तो उन स्नो के मेल्ट होने से भी यहाँ पानी आता है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर पेरिनियल। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम सोर्स टू सी, जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं वहाँ से लेकर के समुंदर तक इनका काफ़ी लंबा रास्ता होता है, लंबा जर्नी होता है। तो जितने भी हम हिमालयन रिवर्स देखेंगे वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं। और वहीं पेनिनसुलर रिवर्स जो होते हैं वो शॉर्टर भी होते हैं और शैलोअर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होते हैं। हिमालयन रिवर्स के लार्जर ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं, चूँकि ये ज़्यादा जगहों को पार करते हुए जाते हैं तो ज़्यादा जगह इनके ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं और बड़े बड़े बेसिन्स होते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरेटिवली छोटे ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं। हिमालयन रिवर्स हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आई होप आप सभी को पता है कि डेल्टा क्या होता है। जो रिवर जब समुंदर पे मिलता है तो रिवर के माउथ 2 तरह के फॉर्मेशन बना सकते हैं, एक तो डेल्टा और दूसरा एस्चुअरीज। तो ऐसा देखा गया है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, चूँकि ये नदियाँ जो हैं अपने साथ खूब सारा सेडिमेंट्स कैरी करती हैं, इसकी वजह से ये लार्ज एक्सटेंसिव वेल डेवलप्ड डेल्टाज बनाती हैं जब ये समुंदर से मिलती हैं। दूसरी तरफ जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं इनमें से काफ़ी सारे डेल्टाज बनाते हैं और कुछ ऐसे रिवर्स भी हैं जो एस्चुअरीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, तापी, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो एस्चुअरीज बनाते हैं, वो डेल्टा नहीं बनाते हैं। ये चूँकि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई डेल्टा एस्चुअरी कैसे बनती है, कौन से रिवर्स बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं और क्यों। तो इसके लिए आप इस ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेपरेटली एक वीडियो बना रखा है डेल्टा और एस्चुअरीज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालयन रिवर्स का जो मूवमेंट का पैटर्न होता है वो होता है मींडरिंग। मतलब ये जो है ना रिवर्स बिल्कुल ऐसे ऐसे जाते हैं, बहुत सारे कर्व्स एंड लूप्स एंड टर्न्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं मींडर्स। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो जिस टेरेन के ऊपर से फ्लो करते हैं उसमें अनइवन सरफेसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ बहुत हाई स्लोप वाला रीजन होता है, स्लोप भी कम होता है और बहुत अनइवन टेरेन भी होता है, और इसी की वजह से इसमें बहुत सारे कर्व्स और टर्न्स और लूप्स होते हैं। दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स मोस्टली स्ट्रेट होते हैं, कर्व्स उसमें कम होते हैं।
हिमालयन रिवर्स के केस में बेड रॉक्स आर सॉफ्ट, सेडिमेंटरी एंड ईजिली इरोडेबल। इसी के वजह से ये जो नदियाँ होती हैं दे कैरी अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स एज इन मड, क्ले, ग्रेवल, सिल्ट, ये सारी चीज़ें इनमें बहुत होती हैं। दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं यहाँ बेड रॉक्स आर हार्ड, रेजिस्टेंट एंड नॉट ईजिली इरोडेबल, इसीलिए ये सेडिमेंट्स भी कम कैरी करते हैं। हिमालयन रिवर्स इरीगेट नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स इरीगेट डेक्कन प्लेटो। वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है वो नॉर्दर्न प्लेन में ही उनका चलना फिरना है, तो ऑब्वियसली वो इरीगेट भी नॉर्दर्न प्लेन्स को ही करते हैं। दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में होते हैं, सो दे इरीगेट द डेक्कन प्लेटो। तो बच्चा पार्टी समझ आया हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं और ये दोनों अलग क्यों और कैसे होते हैं। चलो तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, भाई कौन सी नदियां हैं जो हिमालयन रिवर्स हैं और कौन सी नदियां हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा द इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अरे मैम आप ये अचानक रिवर सिस्टम क्यों बोल रहे हो, रिवर है ये तो। एक्चुअली नहीं, जब हम रिवर वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि हम एक नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रही हूँ, मैं एक नदी की बात नहीं कर रही हूँ, एक सिस्टम ऑफ नदियों की बात कर रही हूँ। मतलब जैसे जब मैं कह रही हूँ कि गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा और गंगा के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितने भी छोटी नदियाँ हैं जो आके गंगा में मिल रही हैं, उन सब के साथ गंगा, दैट इज़ गंगा रिवर सिस्टम। तो जब भी हम किसी बड़े नदी और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ जो पूरा सिस्टम है उसकी बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं रिवर सिस्टम, ना कि रिवर्स, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स कौन से हैं। तो चूंकि पेनिनसुलर रिवर्स, अब आप खुद से लॉजिक लगाओ, पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ पाए जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में। प्लेटो रीजन कौन सा वाला है, वही अपना सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, राइट, पिछले लेसन में। तो यानी कि जो भी नदियाँ लगभग हमारे सदर्न पार्ट्स में फ्लो करती हैं, हमारे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो भी नदियाँ हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स होंगे पेनिनसुलर रिवर्स की, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें, मतलब जहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह है, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो वहाँ पे जैसे नर्मदा, तापी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अब हम ये सारे जो रिवर्स हैं और जो रिवर सिस्टम्स हैं इनके बारे में अलग से डिटेल में समझेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खास बात है, इनके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिमालयन रिवर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की। तो इसके भी सबसे पहले किस चीज़ की बात करेंगे, ओरिजिन की। तो ये ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, ये ओरिजिनेट होता है यहाँ तिब्बत में, जो कि आज के दिन में जिसे हम कहते हैं चाइना, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो है ये मेरा इंडस रिवर है, ठीक है। तो ये चाइना में ओरिजिनेट होता है, उसके बाद ये इंडिया एंटर करता है थ्रू लद्दाख। सो लद्दाख से जो है इसकी इंडिया में एंट्री होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नदी है ये इंडिया में इसका एक छोटा सा पोर्शन ही रहता है। इनफैक्ट इंडस रिवर का जो पूरा लेंथ है उसका लगभग 1/3 पोर्शन ही इंडिया के अंदर रहता है, और उसके बाद इंडिया से होते हुए ये चला जाता है पाकिस्तान। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हम ये देखते हैं कि ये जो नदी है इसका मेजॉरिटी पोर्शन रहता है पाकिस्तान में और सिर्फ 1/3 पोर्शन रहता है इंडिया में, ठीक है। तो लेंथ लेकिन इसकी काफ़ी लंबी है। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। सो वन ऑफ द, बिल्कुल लॉन्गेस्ट तो नहीं है बट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ज़रूर है, क्योंकि इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर, विच इज़ लाइक क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गई इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब रिवर सिस्टम है तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक नदी की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं जो इस रिवर को ज्वाइन करती हैं। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सतलज, रावी, चेनाब,
झेलम, ठीक है, ये सारी इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जैसे नुब्रा, जास्कर, श्योक, हंजा। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसे ज्वाइन करती हैं, इस रिवर को, इंदस रिवर को ज्वाइन करती हैं। और इस पूरे सिस्टम को साथ में कहा जाता है इंदस रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर बात करें इसके बेसिन कवरेज की, यानी कि कौन कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पर इसका ड्रेनेज बेसिन पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका ड्रेनेज बेसिन है। सो बेसिन कवरेज जो है वो आप देख सकते हो कैसे, जब आप मैप में देखोगे कि ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता हुआ जाता है, तो बेसिकली उन्हीं स्टेट्स में इसके बेसिन कवरेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इसके इंडिया वाले पोर्शन पे फोकस करें तो ये वाला जो रीजन है ये जो है इंदस रिवर का इंडिया के अंदर का पोर्शन है। तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट को कवर करता हुआ जा रहा है। ये लगभग जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा पार करते हुए जा रहा है। तो इसलिए ये जो है यही कुछ रीजन्स है जहाँ पर इसका बेसिन कवरेज है। इंदस रिवर सिस्टम के बारे में बात करते करते मुझे अचानक याद आ गया है एक एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था अराउंड 1960 में, जिसे कहा जाता है इंदस वाटर ट्रीटी। तो क्या था इस एग्रीमेंट में? तो अभी अभी हमने देखा कि जो इंदस नदी है ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तिब्बत यानी कि चाइना से। उसके बाद ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। बट ये जो नदी है, इस पूरे नदी का सिर्फ 1/3 पार्ट ही इंडिया में है। तो इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, राइट। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है अपने वाटर नीड्स के लिए, अपने पानी की ज़रूरतों के लिए इंदस रिवर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, अब चूँकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कई समय पर काफ़ी स्ट्रेंड रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का एक डर रहा है कि कहीं ऐसा हो कि भाई वो, चूँकि इंदस नदी इंडिया से होके पाकिस्तान में जाती है, तो भाई इंडिया वालों ने उसे रोक लिया, ले अब पाकिस्तान वाले पानी कहाँ से लेंगे, राइट। तो ऐसा होना सही नहीं है। तो इसीलिए ताकि मतलब पानी की कभी दिक्कत ना आए और इस मसले को लेकर कभी भी कोई परेशानी ना हो, तो एक एग्रीमेंट साइन करा लिया गया जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि इंदस रिवर का सिर्फ 20% वाटर ही इंडिया यूज़ करेगा, बाकी सारा का सारा पानी कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद क्या है कि कभी भी इस तरह के डिस्प्यूट्स आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब ये जो 20% पानी इंडिया यूज़ करता है, ये मेजरली किस काम आता है? ये मेजरली काम आता है इरिगेशन के, एग्रीकल्चरल पर्पसेस में। और वो भी जनरली, चूँकि ये जिस एरिया से पार होता है इंदस नदी, ये कहाँ है? ये अप नॉर्थ की तरफ है, एकदम नॉर्थ ऊपर की तरफ है। तो जनरली इसे हम पंजाब हरियाणा वाले रीजन में यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर। और यही था इंदस वाटर ट्रीटी। अब बात करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा जिसे इंडिया में जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो पूजते हैं, उनकी इसकी पूजा करते हैं। सो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिनेट होता है ये गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। इनफैक्ट हरिद्वार जो कि काफ़ी पॉपुलर है गंगा के प्रेजेंस की वजह से, तो हरिद्वार में गंगा जो है वो माउंटेन से प्लेन में आता है। ठीक है, तो समतल भूमि में गंगा आती है, तो इसीलिए हरिद्वार का एक अलग इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है, तो अगर हम गंगा नदी को लोकेट करें तो देखते हैं हम, ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से कुछ इस तरीके से निकलती है और उसके बाद इसका भी काफ़ी लंबा कोर्स होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट वेस्ट साइड से ये बिल्कुल ईस्ट की तरफ आ जाती है। ठीक है, और एकदम जो ईस्टवर्ड्स जो है ये जाती है कहाँ तक? फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो पॉइंट है ये वेस्ट बंगाल का पॉइंट है, और टू बी मोर स्पेसिफिक ये जगह है फरक्का। ठीक है, और यहाँ पर जाके ये बाइफरकेट हो जाती है। सो देखो यहाँ पे ये जो है ये 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो गई, राइट। तो एक हिस्सा जो है वो साउथवर्ड्स चला गया, कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसे हम कहते हैं भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी। तो भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी चला गया यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर, और जो दूसरा हिस्सा है, इनफैक्ट जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा मेन स्ट्रीम है, वो चला गया बांग्लादेश में।
ये बांग्लादेश है, ये ग्रीन वाला एरिया इंडिया नहीं है, बांग्लादेश है। तो गंगा चला गया इधर से बांग्लादेश में, और यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक और नदी दिख रही है, और ये जो है ये ब्रह्मपुत्र है। तो अभी ब्रह्मपुत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो बट इस पॉइंट पे गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिल जाते हैं, और दोनों मिल जाने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, ये दोनों मिलने के बाद भी ये चले जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो बेसिकली गंगा जो है आखिर में जाके समुंदर में कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल के साथ ही मिलती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब साथ में मिलते हैं तो समुंदर से मिलने से पहले ये बनाते हैं एक डेल्टा, जिसे हम कहते हैं सुंदरबंस डेल्टा। तो सुंदरबंस डेल्टा जो है ये काफ़ी फेमस है, आप सभी ने नाम सुना होगा, और ये पर्टिकुलरली फेमस है किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से गंगा का कोर्स होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गंगा जो है बिल्कुल वेस्ट से ईस्टवर्ड फ्लो करती है और काफ़ी लंबा कोर्स है। तो इतने लंबे जर्नी में ये काफ़ी सारी जगहों को कवर करती है। तो इसीलिए अगर हम इसके बेसिन कवरेज की बात करें तो ये उत्तराखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, ये तीनों स्टेट्स को कवर करती है। तो यहाँ पे जहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है वो उत्तराखंड का एरिया हो गया, ये जो ओरिजिनेट वाला एरिया है ये उत्तराखंड हो गया। उसके बाद आते आते ये वाला जो बीच का एरिया हो गया ये यूपी हो गया, फिर इधर टुवर्ड्स द ईस्ट साइड हो गया वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से ये सारे स्टेट्स को कवर करती हुई ये आती है। बात करें अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की, तो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी पॉपुलर ट्रिब्यूटरी है यमुना। गंगा यमुना नाम भी हम कई बार साथ में लेते हैं। तो अगर हम यमुना को देखें तो देखते हैं कि ये ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये गंगा के पैरेलल ही बहते रहता है। तो ये गंगा का पाथ था और ये यमुना का पाथ है, ये दोनों पैरेलल फ्लो करते रहते हैं, और फाइनली जाके इलाहाबाद में ये दोनों मिल जाते हैं। तो गंगा और यमुना कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं इलाहाबाद में। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो है इलाहाबाद। ठीक है, तो ये हो गया मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा एंड यमुना। इसके अलावा यमुना सिर्फ एक लौता ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे अगर हम देखें कि नेपाल हिमालयाज से, ये नेपाल का हिमालय वाला पोर्शन है ये वाला जगह, तो नेपाल हिमालयाज से काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, जैसे कि गंडक, घाघरा, कोसी, इस तरह की काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, और हम देखते हैं कि ये सभी जो है जाके गंगा में ही मिल जाती हैं, राइट। तो इनफैक्ट अगर हम देखें ये नेपाल हिमालय से ये जो भी नदियाँ निकल रही हैं ये सारे लगभग बिहार वाले एरिया में आके गंगा के साथ मीट कर रहे हैं। उसी तरह काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो इधर पेनिनसुलर प्लेटो वाले रीजन से आकर भी गंगा रिवर सिस्टम को मिल रही हैं, राइट। जैसे अगर यहाँ देखें हम चंबल, बेटवा, ये सारी यमुना से आके मिल रहे हैं, और फिर यमुना भी आखिर में गंगा से जाके मिलेंगे। उसी तरह ये सोन नदी जो है ये भी गंगा में जाके मिल रही हैं। तो ये सारे जो हैं ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसीलिए अगर आप मैप को साथ लेके बैठोगे तो चीज़ों को समझने में बहुत आसान होगी। इनफैक्ट देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इनको रटो बैठ के कि कौन कौन सी नदी है, बट जब आप इसे इस तरह से देखोगे ना इनके पाथ को, तो आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि अच्छा ठीक है, तो नेपाल हिमालय यहाँ पे है, तो यहाँ से कुछ 3 नदियाँ निकलती हैं, वो यहाँ मीट करती हैं। तो आपको लॉजिकली समझ आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट। तो ये हो गया। अब गंगा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानना ज़रूरी है, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी हमने 2 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, एक तो इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम। तो इन दोनों के बीच का जो वाटर डिवाइड है वो क्या है, वो है अम्बाला। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वो तो अभी मैंने ये सारे लाइन से ड्रॉ किया हुआ ही है, ये वाला रीजन है। जो इंडस रिवर सिस्टम है वो मेरा ये वाला रीजन था, राइट, मतलब कुछ यूं इस तरफ, इधर इस साइड था इंडस रिवर सिस्टम। तो इन दोनों के बीच का जो वाटर डिवाइड है वो वाटर डिवाइड बनता है अम्बाला। क्या आपको पता है कि गंगा नदी का ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है? गंगा का ड्रेनेज पैटर्न भी होता है डेंड्राइटिक, यानी कि ये दिखता है बिल्कुल ट्री के ब्रांचेस की तरह। इनफैक्ट गंगा का जो फ्लो का पैटर्न है उसमें हम देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स एंड बेंड्स एंड टर्न्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है?
इनफैक्ट इसे एक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं मियंडर्स। मियंडर्स मतलब जो भी नदी बिल्कुल ऐसे 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 करके फ्लो करती है, दैट्स मियंडर। तो गंगा ऐसे फ्लो क्यों करती है, इसका एक रीज़न ये है कि अगर हम मैप में देखें तो गंगा जो फ्लो करती है इसका कोर्स काफ़ी लंबा होता है, राइट। ये बिल्कुल इस तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ अगर हम देखें तो अंबाला के रीजन से लेकर के इधर ईस्ट में अगर हम चले जाएं तो सुंदरबंस तक वो एक लगातार फ्लो करती रहती है। लेकिन देखा यह गया है कि इस छोर से इस छोर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक का जो स्लोप है वो स्लोप काफ़ी कम है। अगर स्लोप ज़्यादा हो तो क्या होगा, सर से गिर जाओगे आप, तो नदी भी सर से बह जाएगी। लेकिन स्लोप अगर कम है तो क्या होगा, नदी जो है वो कभी इस कोने कभी उस कोने, इधर से उधर उधर से इधर स्विंग करते करते बहेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे कर्व्स, लूप्स, टर्न्स ये सारे आते रहेंगे। और इसीलिए गंगा का जो रिवर का फ्लो का पैटर्न है उसमें इतने ज़्यादा टर्न्स एंड कर्व्स हैं। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो इस नदी का भी ओरिजिन होता है तिब्बत यानी कि चाइना में। इनफैक्ट इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से ये इसकी ओरिजिन है, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन इंदस रिवर के पॉइंट ऑफ ओरिजिन से काफ़ी क्लोज है। यहाँ से इंदस रिवर की शुरुआत होती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये काफ़ी देर तक चाइना में ही बहते रहती है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है इंडिया में। तो इस तरीके से इसका कुछ कोर्स रहता है और उसके बाद इंडिया के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में और फिर इस पॉइंट पे ये गंगा नदी से मिलती है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि गंगा भी इस तरह से वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश आती है, तो यहाँ ये गंगा से मिलती है और फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है इधर, और फिर फाइनली ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये रहता है ब्रह्मपुत्र का कोर्स। तो इस नदी के अगर हम कोर्स को देखें तो ये पहले तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर ये घुसती है इंडिया में, थ्रू एंट्री पॉइंट होता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद ये जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो जब ये जितनी देर तक ये तिब्बत में फ़्लो करती है यानी चाइना वाले रीजन में जब तक फ़्लो करती है तब तक ये जो है काफ़ी कम पानी कैरी करती है और काफ़ी कम सिल्ट भी कैरी करती है। क्यों? क्योंकि जो तिब्बत का जो ये रीजन है ये काफ़ी कोल्ड और ड्राई है, इसकी वजह से वहाँ पे ड्राई है तो पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया में जो है ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से पार होती है और इस वाले रीजन में काफ़ी हाई रेनफॉल होता है। इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पानी कैरी करती है और साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स भी कैरी करती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। ठीक है, कि तिब्बत जो है इसका क्लाइमेट ड्राई होता है और इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पे होता है हेवी रेनफॉल। इसकी वजह से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तिब्बत में काफ़ी कम पानी कैरी करती है लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पानी कैरी करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका बेसिन कवरेज मेजरली अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ही ज़्यादा फ्लो करता है। बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की तो इसके कुछ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं दिबांग और लोहित, जो कि यहाँ पर हमें दिख रही हैं, ये रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस रिवर को छोटी छोटी सी नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं। जैसे इंडिया में हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे कहा जाता है सैंगपो और बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। तो इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं। एक और ख़ास बात हम ये देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ऑलमोस्ट हिमालय माउंटेन्स के पैरेलल बहती है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अगर हम इसका फ्लो देखें तो ये हिमालयाज़ के ऑलमोस्ट पैरेलल बहती है और जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू तो वहाँ पे ये एक बहुत ही शार्प यू टर्न लेती है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, एक शार्प यू टर्न लेती है। ठीक है, तो ये यू टर्न जो लेती है वो कहाँ पे लेती है? एक माउंटेन के पास ही वो यू टर्न लेती है एंड दैट माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ द तिब्बतन हिमालय। तो ये तिब्बतन हिमालय का ही वो पार्ट होता है जिसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, और इसी तरह से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है।
तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो बच्चों समझ आ गया हिमालयन रिवर्स में इतनी ही चीजें थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो आपने देखा होगा कि मैप जो है ना ज्योग्राफी में बिल्कुल जादू के जैसा काम करता है। मैप अगर आपके दिमाग में सेट हो जाए तो ज्योग्राफी के काफी क्वेश्चंस आप वैसे ही आंसर कर लोगे, ठीक है। तो अब बारी है किसकी, पेनिनसुलर रिवर्स की। लेकिन अब आई थिंक एक लगातार हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, सो लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। तो अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। इतना ही नहीं, पार्ट 2 में हम बात करेंगे रिवर पॉल्यूशन के बारे में भी, जो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, एक बहुत ही सीरियस इशू है। तो साथ ही बने रहिएगा, जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।